दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के संघीय ढांचे के बारे में कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जो पार्टियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में सीधे वो देश के संघीय ढांचे पर ही हमला कर देते हैं, जिससे कि देश का संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है। और देश का संघीय ढांचा हमारे भारतीय संविधान का एक प्रमुख हिस्सा है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि संघीय ढांचे का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि संघीय ढांचे का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य की शक्ति संविधान में बटा हुआ है, मतलब अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन राज्य इस तरीके से काम करेगा कि केंद्र को मजबूती देगा। हालांकि आपको बता दूं कि अलग अलग देश के संविधान में संघीय ढांचे का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि अमेरिका में संघीय ढांचे का मतलब यह है कि वहां का राज्य पूरी तरीके से केंद्र का इकाई है और वहां के राज्य के जो गवर्नर जो होते हैं वो अलग ताकतवर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग ताकतवर होते हैं। मतलब कि इन दोनों की शक्ति इतना क्लियर होती है कि दोनों एक दूसरे के बराबर आकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत की संघीय ढांचे की अगर बात किया जाए तो भारत की संघीय ढांचा ऐसा नहीं है। भारत का संघीय ढांचा ऐसा है कि केंद्र और राज्य की शक्ति तो बटा हुआ है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की ओर है। मतलब कि राज्य को अधिकार मिलेगा, लेकिन राज्य उस अधिकार का प्रयोग केंद्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए करेगा। मतलब कि हमारे देश के संविधान में संघीय ढांचे का झुकाव मुख्य रूप से केंद्र की ओर है। और इसीलिए अगर कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई नियम को लेकर टकराव हो जाए तो कोर्ट कचहरी में जाने से नहीं होगा, वो सीधे सीधे केंद्र जो नियम पास करेगी वही पास हो जाएगा। मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि इस देश का संघीय ढांचे का नुकसान कैसे पहुंच रहा है, तो आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसी तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहता है, अक्सर होते रहता है। तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, केंद्र को घेरने के चक्कर में अक्सर क्या करती है, ऐसे ऐसे बयान देती है, ऐसे ऐसे बातें बोल देती हैं जो सरकार से आगे बढ़कर सीधे देश को नुकसान पहुंचता है, देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है। अगर संघीय ढांचे को अगर सही तरीके से अगर संचित करने की बात किया जाए तो जिस वक्त आपको बता दूं कि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव जीतकर जब सत्ता में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उससे पहले वो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनको इस बात का पता है कि देश को आगे बढ़ाने में राज्यों का कितना योगदान होता है। तो उन्होंने मुख्य रूप से अलग अलग राज्यों को ये बताया, मतलब अलग अलग राज्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के सभी राज्यों के बीच में कंपटीशन और प्रतियोगिता इस नाम पर होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कितना विकास करके देता है। और उन्होंने ये बात जानते हुए कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राज्यों को अधिकार दिए, पूरी तरीके से छूट दी कि आप आगे बढ़ो, विकास करो, केंद्र आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। और इसका अच्छा परिणाम भी निकला। अच्छा परिणाम यह हुआ कि 2016 में जीएसटी बिल पास हुआ और सिर्फ पास ही नहीं हुआ, समूचा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे के पूरे वित्त मंत्रियों ने, पूरी सरकार ने इसका सहयोग किया। और आपको बता दूं कि जीएसटी बिल पास करवाने में सबसे प्रमुख भूमिका रही उस वक्त के हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का। उन्होंने पूरे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया और जीएसटी बिल पास करवाया। और जीएसटी बिल पास करवाने में केवल बीजेपी सरकार की उपलब्धि न माना जाए, उस समय की इकलौती सरकार की उपलब्धि न माना जाए, क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जीएसटी बिल पास करवाने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया। और यहां तक कि मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में आई थी और 2014 तक रही थी, उस समय भी जीएसटी बिल को पास करवाने के लिए मतलब प्रयास किया गया था, लेकिन सहमति नहीं बन पाया। लेकिन जब 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उस वक्त क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग राज्यों की सरकारें और अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री थे उनके साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, जिसका कारण क्या हुआ कि जीएसटी बिल पास हुआ। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों को इसके लिए प्रेस्टाइज किया गया था, यहां तक कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 5 साल तक हम आपको कंपनसेशन देंगे। मतलब कि अगर जीएसटी बिल के कारण, अगर इसके कारण, जीएसटी के कारण अगर आपको हानि होती है उसका हम भरपाई करेंगे और अगर फायदा हुआ तो आप रख लीजिएगा। और 5 साल तक का कंपनसेशन देने के बाद में कलेक्शन अच्छा हुआ है। और अभी आप लोगों को पता है कि जीएसटी में छूट दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के जीएसटी में कलेक्शन अच्छा होते जा रहा है, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करते जा रही है। और ये सब के सब केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन होने के कारण हुआ है। और केंद्र के पास अधिक शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यों को छूट दी कि आप आगे बढ़ो, विकास करो, जिससे कि देश का विकास होगा। क्योंकि राज्यों के कोऑर्डिनेशन के बिना देश का विकास होना संभव नहीं है, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, जो कि बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं उसे आगे चलना चाहिए, प्रैक्टिकल तो यही कहता है। और यही नहीं,
देश के सभी नेताओं और सभी अधिकारियों को इस मामले में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जो रियल लाइफ होती है वो सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, नदी की तरह होती है। अगर आप नदी में चलेंगे तो जैसे ही नदी में आप चलेंगे तो आगे आपको दिखाई देगा कि लगता है कि रास्ता यहीं तक है, लेकिन जैसे ही अगर वहां पर आप पहुंचिएगा तो आपको पता चलेगा कि नदी किस ओर मुड़ी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा आपको रास्ता मिलते जाएगा। उसी तरीके से जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है वो देखने में जितना सीधा लगता है उतना सीधा होता नहीं है। इसमें होना यह चाहिए था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोऑर्डिनेशन करके इस टाइप की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था। और आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से इस पर तगड़ा काम की है उससे पूरे देश को फायदा हुआ है। और इससे क्या हुआ, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको डर सताने लग गया कि अगर इस तरीके से केंद्र की मौजूदा सरकार अगर इस टाइप के अच्छे काम करते रहे, जन कल्याणकारी काम करते रहे, तो हम तो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते हैं। और जनता जो है उनकी ओर आकर्षित है, जिस तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम कर रही है, तो जनता उनकी ओर आकर्षित है। तो इस तरीके से तो हम सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं, और उनका डर स्वाभाविक है। और इसके कारण क्या हुआ कि अब विपक्षी पार्टियां, जो केंद्र सरकार जो भी नया फैसला लाती है, जो भी नया नया नियम लाती है, उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि 3 कृषि कानून लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, और वो ऐसे कानून थे जो खुद मनमोहन सिंह की सरकार में जो उनके चुनाव लड़े थे उनके मैनिफेस्टो में तीनों एकदम सेम वही कृषि कानून थे, लेकिन इसका विरोध करना शुरू कर दिए क्योंकि उनको सबसे बड़ा ये डर सताने लग गया कि अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे और इस तरीके से अगर केंद्र की मौजूदा सरकार अगर इस तरीके से जन कल्याण काम करने लग गई और जनता उनसे जागरूक होने लग गया, देखने लग गया, सब चीज समझने लग गया, तो इस तरीके से तो हम सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उसको सीधे विरोध करना शुरू कर दिया है। और शुरू में तो उनका विरोध एकदम लॉजिकली होता था, सर पैर का होता था, लेकिन समय के अनुसार में बिना कोई लॉजिक से परे, मतलब कि अगर केंद्र सरकार कोई नियम लाई तो उसका विरोध करना तय है। और कृषि कानून के खिलाफ में बहुत सारे आंदोलन किए गए, और इस आंदोलन को देखकर, जनता के बीच में आक्रोश को देख करके, इस हुड़दंग से बचने के लिए जो विपक्षी पार्टियां ने जो भरी थी जनता के बीच में आक्रोश, तो उस हुड़दंग से बचने के लिए केंद्र सरकार ने इस कृषि कानून को उसे वापस लेना पड़ा। अब उसके बाद में केंद्र सरकार ने सीएए लेकर आई। सीएए में भारत के किसी भी धर्म, कोई भी व्यक्ति को देश से बाहर भेजने का प्रयास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा पूरे जनता के बीच में एक झूठ फैलाया गया कि नया जो सीएए लाया जा रहा है तो इसके तहत यहाँ के मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सीएए का मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि सिख हो गए, जैन हो गए, फारसी हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, और भी ऐसे लोग जो वहां के सताए हुए लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको बुलाया जा रहा था। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और वो भी जब उनकी नागरिकता 11 साल में मिलती, उससे भी घटाकर, मतलब छूट देकर उनकी नागरिकता 6 साल में देने का प्रावधान था। लेकिन इसके विरोध में तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और बहुत सारे ऐसे विरोध किए गए जो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और यहां तक कि अलग अलग राज्यों में प्रस्ताव लाए गए और उसके बाद में इस प्रकार से हिंसक आंदोलन किया गया, तोड़फोड़ किया गया, आगजनी करने की कोशिश किया गया, ताकि इसे रोकने के लिए सरकार को बल का प्रयोग करना पड़े। मतलब कि पुलिस के द्वारा जनता के ऊपर हमला करना पड़े, पुलिस को जनता के ऊपर गोलियां चलाना पड़ जाए, और अगर एक भी जनता अगर मरे तो इस चीज को हम विदेशों में दिखा सकें कि देखिए किस तरीके से देश में चल रहा है और यहाँ के लोगों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीए का विरोध उस समय हुआ था जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, ताकि उनको बता सके, लेकिन सरकार ने संयम बरता और सरकार ने उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब इसके बाद में नया है एसआईआर, और एसआईआर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। तो अब इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं एसआईआर को लेकर कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए ये जो एसआईआर है वो पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और उनका कर्तव्य भी है, इसे लागू होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां जनता के बीच में झूठ फैलाया, और एसआईआर में ऐसे लोग हैं जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठी हो गए, और ऐसे लोग जो भारत के निवासी नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के झूठा प्रमाण लेकर, जैसे कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। तो विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे वोटर हैं और ये लोग हमारे लिए हल्ला करते हैं, हुड़दंग करते हैं, तो अगर इनका नाम वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो मेरे को फायदा क्या होगा। तो इसको लेकर के वो बेसर पैर का विरोध किया, और यहां तक कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर क्या हुआ कि प्रस्ताव तक पारित किया गया कि हम एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमारे भारतीय संविधान में क्लियर वर्णन है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून लाती है और उसी मैटर पर अगर राज्य सरकार कोई कानून लाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कानून पास हो जाएगा।
केंद्र के द्वारा लाया गया कानून का विरोध राज्य नहीं कर सकती। तो अब जो संविधान को लेकर अपने साथ में चलते हैं और अपने आप को संविधान का ज्ञाता कहते हैं और अपने आप को संविधान का रक्षक कहते हैं, तो उनको ये धारा क्यों नहीं दिखती? संविधान में वर्णित इस बात को क्यों नहीं उनको दिखता? और वही लोग जो गठबंधन में शामिल हैं, जो विपक्ष को ये कहते हैं, यहाँ पर विपक्ष कहना गलत होगा क्योंकि केंद्र में तो विपक्ष है लेकिन अलग अलग राज्यों में सत्तारूढ़ हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में विपक्ष हैं और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हैं। तो वहां पर अपने लोगों को, अपने पार्टियों को क्यों नहीं बोलते कि देखिए एक गैर संवैधानिक काम है, जो SIR है वो भारतीय संविधान में वर्णित है, ये बात इसे लागू होना चाहिए। इस बात को अपने पार्टियों को क्यों नहीं बोलते? तो आज अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर मैं नाम खुल के ले रहा हूं कि राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, तो संविधान की किताब के मुताबिक, संविधान की किताब के हिसाब से उनके सहयोगी पार्टी पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि केंद्र के द्वारा लाए गए कानून का विरोध कैसे कर सकती हैं, ये तो गैर संवैधानिक है। और उसके बाद में MK स्टालिन से क्यों नहीं पूछते तमिलनाडु में कि ये गलत है, और आप खुद भी SIR का विरोध करते हैं, जबकि आप संविधान की किताब लेकर चलते हैं, आप संविधान का रक्षक बताते हैं। तो संविधान में ये चीज वर्णित है तो आपको ये चीज क्यों नहीं दिखती? और इसको लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो देश के संघीय ढांचे पर हमला ही है, क्योंकि संघीय ढांचे का मतलब केंद्र प्रमुख रहेगा और केंद्र और राज्य के बीच में अगर टकराव होगा तो केंद्र प्रमुखता से संभालेगा, क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र को प्रमुख माना गया है और यह माना गया कि अगर हम केंद्र को प्रमुख शक्ति देंगे तभी राज्यों को अपने साथ बांध कर रखेगी, और राज्यों को इसके लिए अधिकारों की भी बात की गई है। और अगर राज्यों के अधिकारों का अनैतिक तरीके से हनन केंद्र करता भी है तो आप कोर्ट जाइए। तो इस टाइप का विरोध देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, जो केंद्र की विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जाता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ है लेकिन केंद्र के मामले में विपक्ष है, तो ये विपक्षी पार्टियां देश के संघीय ढांचे पर हमला करने से बाज क्यों नहीं आते हैं? तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, जो जानकारी है, आपको कैसा लगा कमेंट का माध्यम जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश के संघीय ढांचे पर हमला करने से बाज क्यों नहीं आते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।